हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम को स्ट्रेटेजिकली कैसे एनालाइज किया जाता है वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएगी। यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम की बात होगी, ना कि फिनेंशियल इनकम, ना कि इन्वेस्टिंग इनकम। एंड ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है कि प्योरली बिजनेस को ऑपरेट करने से जो भी इनकम हुई वो। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर का कवरेज क्या है। तो ये चैप्टर ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट नंबर 1 होगा स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। पूरे चैप्टर के अंदर ये एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बाकी पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली एकदम इजी है। और इसके अंदर भी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, पर वो भी एक बार अच्छे से कंपेयर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। एंड थर्ड पार्ट होगा जिसके अंदर आएगा ABC, ABM एंड ABB। कुछ मिसलेनियस टॉपिक आएंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग किसको कहेंगे, एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप डिसीजन मेकिंग टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चैप्टर का कवरेज क्या होगा उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। पर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिकलेक्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस मुझे कैलकुलेट करना है। यही एग्जांपल में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम होता तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एंड इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन कैसे होगा। मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। बजटेड यूनिट्स मेरे होंगे 4 लाख यूनिट्स एंड मुझे पता है कि एक यूनिट बनाने के लिए मुझे एक क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। तो कहने से 4 लाख यूनिट्स बनाने के लिए मेरी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लगेगी 4 लाख क्वांटिटी। एंड पर क्वांटिटी रेट मुझे पता है 6 रुपये। तो उस हिसाब से अगर मैं 4 लाख क्वांटिटी बनाता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट होगी 24 लाख रुपीज़। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये मैंने बजट बनाया था कि मैंने बजट में 4 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करूँगा। बाद में मुझे पता चला कि मेरे एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 4,20,000। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम में करूंगा, बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी मैं स्टैंडर्ड को रिवाइज करूंगा। यानी कि मैं ये देखूंगा कि मैंने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया है 4,20,000 क्वांटिटी का, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए एंड एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करूंगा एंड वेरिएंसेस कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने 4,20,000 क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रिवाइज किया है। तो सबसे पहली चीज़ 4,20,000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल लगेगा, पर क्वांटिटी रेट 6 रुपये है। तो उस हिसाब से 25,20,000 मेरी रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए। यानी कि अगर मैं 4,20,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करता हूं तो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होनी चाहिए 25,20,000। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि 4,20,000 क्वांटिटी यूज़ होनी चाहिए थी, एक्चुअल में यूज़ हुई है 4,30,000। पर क्वांटिटी रेट 6 रुपये होना चाहिए था, पर क्वांटिटी रेट है 7 रुपये। उस हिसाब से मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगनी चाहिए थी 25,20,000 एंड एक्चुअल में मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी है 30,10,000। इतना डेटा मेरे पास अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़ रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, कहने से इतना कॉस्ट लगना चाहिए था एंड एक्चुअल में इतना कॉस्ट लगा है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मेरा होगा 25,20,000 माइनस 30,10,000 यानी कि 4,90,000 एडवर्स मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल रेट वेरिएंस क्या होगा, कहने से डिफरेंस ऑफ रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसके लॉजिक्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर रॉ मटेरियल रेट वेरिएंस का क्या लॉजिक है एंड रॉ मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस का क्या लॉजिक है, अगर ये क्लियर नहीं है तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे ये कैलकुलेशन डिस्कस करने का हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम होता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इस चैप्टर का कैलकुलेशन होता तो हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस अगर हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि कितना कॉस्ट लगना चाहिए था एंड एक्चुअल में कितना कॉस्ट लगा है। हमें पता चला 4,90,000 का एडवर्स वेरिएंस है। रेट वेरिएंसेस का फॉर्मूला था डिफरेंस ऑफ रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने रेट वेरिएंसेस यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यानी कि मटेरियल का रेट होना चाहिए था 6 रुपये एंड एक्चुअल में मटेरियल का रेट है 7 रुपये, यानी कि 1 रुपये से मटेरियल महंगा है। हमने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी परचेस करी, 4,30,000 क्वांटिटी। तो 4,30,000 क्वांटिटी के ऊपर मटेरियल 1 रुपये से महंगा है, यानी कि मटेरियल रेट वेरिएंस मेरा क्या हुआ 4,30,000 एडवर्स। एंड वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। सेम चीज़ यहाँ पे की है, 4,20,000 क्वांटिटी यूज़ होनी चाहिए थी, एक्चुअल में यूज़ हुई है 4,30,000 क्वांटिटी, यानी कि 10,000 क्वांटिटी एक्स्ट्रा यूज़ हुई। उसके ऊपर मैं स्टैंडर्ड रेट अप्लाई करूंगा तो मुझे पता चला कि 60,000 एडवर्स मेरा वॉल्यूम वेरिएंस है। एक सिंपल कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम करेंगे, 4,90,000 एडवर्स जो मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसके दो बाइफर्केशन,
मटेरियल रेट वेरिएंस होगा 4,30,000 एडवर्स एंड वॉल्यूम वेरिएंस होगा 60,000 एडवर्स, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी एकदम ध्यान से देखना, इस चैप्टर के अंदर यही सम आया होता तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने बजट बनाया था कि हम 4 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअल में हमारी क्वांटिटी हुई 4,20,000 क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ये दोनों के डिफरेंस को हम टोटल इग्नोर कर देंगे। हम ये देखेंगे कि 4,20,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, कोई बात नहीं, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए एंड उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे एंड वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। पर ये चैप्टर हमें ये कहता है कि एक्चुअल में 4 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, एक्चुअल में प्रोड्यूस हुई है 4,20,000 क्वांटिटी। तो ये दोनों के डिफरेंस को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ये तो इंडिकेट करेगा कि आपका ग्रोथ हुआ। आपने सोचा था कि 4 लाख क्वांटिटी होनी चाहिए, एक्चुअल में हुई 4,20,000 क्वांटिटी। तो ये जो 20,000 क्वांटिटी का ग्रोथ हुआ उसको आप इग्नोर कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ जो ये चैप्टर के अंदर कैलकुलेट की जाएगी वो है ग्रोथ कंपोनेंट, कि आपने बजट कितनी क्वांटिटी का बनाया था एंड एक्चुअल में कितना हुआ। ये दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कंपोनेंट। अगर ज़्यादा क्वांटिटी हुई है इसका मतलब आपका ग्रोथ हुआ, एंड कम क्वांटिटी हुई इसका मतलब आपका डी ग्रोथ हुआ, यानी कि 24 लाख एंड 25.2, इस ये दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कंपोनेंट। दूसरी चीज एकदम ध्यान से देखना, हमने ये दोनों को तो ऑलरेडी रिकंसाइल कर दिया। हमने सोचा था कि 4 लाख क्वांटिटी होगी, एक्चुअल में हुई 4,20,000 क्वांटिटी, यानी कि ओरिजिनल बजट एंड रिवाइज बजट को तो हमने रिकंसाइल कर दिया। सवाल ये आता है कि ये दोनों को रिकंसाइल कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंस ऑफ रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, उसको हम नाम देंगे मटेरियल रेट वेरिएंस, एंड डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, उसको हम नाम देंगे मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस। उस तरह से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट को रिकंसाइल करते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट को रिकंसाइल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले एक सिंपल कैलकुलेशन पार्ट समझते हैं, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक्चुअल कॉस्ट हमारा कितना है? 4,30,000 क्वांटिटी इंटू 7, उसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 4,20,000 क्वांटिटी इंटू 7 एंड 10,000 क्वांटिटी इंटू 7। ये दोनों का टोटल करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? 4,30,000 क्वांटिटी इंटू 7। सिंपल मैंने एक चीज़ की, हमारी एक्चुअल कॉस्ट है 4,30,000 इंटू 7, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 4,20,000 इंटू 7 प्लस 10,000 इंटू 7। अभी मुझे एक सिंपल काम करना है, ये दोनों के डिफरेंस को मैं प्यार से नाम दूंगा प्राइस रिकवरी कंपोनेंट एंड इसको मैं नाम दूंगा प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। वापस से बोल रहा हूँ, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है 4,20,000 इंटू 6, यानी कि इसको एंड ये दोनों को रिकंसाइल करना है। 4,20,000 इंटू 6 और 4,30,000 इंटू 7, ये दोनों को रिकंसाइल करना है। उसके लिए मैंने क्या किया? 4,30,000 इंटू 7 उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, 4,20,000 इंटू 7 प्लस 10,000 इंटू 7। अभी मैं ये दोनों को रिकंसाइल करूंगा, उसको मैं नाम दूंगा प्राइस रिकवरी कंपोनेंट एंड इसको मैं नाम दूंगा प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। तो प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या आएगा? 10,000 इंटू 7 एंड प्राइस रिकवरी कंपोनेंट के अंदर क्या आएगा? 4,20,000 इंटू 6 एंड 4,20,000 इंटू 7, यानी कि 6 माइनस 7 इंटू 4,20,000। अगर इतना क्लियर है तो अभी हम ये देखते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा। तो सबसे पहली चीज ग्रोथ कंपोनेंट का इंटरप्रिटेशन हमने डिस्कस किया। बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर करो, आपको पता चलेगा कि आपका ग्रोथ कितना है या तो आपका डीग्रोथ कितना है। एंड बाकी के दो कंपोनेंट का भी इंटरप्रिटेशन एकदम सिंपल है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय का जिंदगी में एक ही काम है, उसको प्रोडक्टिविटी मेंटेन करनी है। जिंदगी में एक ही काम है, उसको प्रोडक्टिविटी मेंटेन करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4,20,000 क्वांटिटी यूज होनी चाहिए, इसको जिंदगी में एक ही चीज इंश्योर करनी है कि एक्चुअल में 4,20,000 क्वांटिटी ही यूज हो। इसको मैंने एक वार्निंग देके रखी है कि अगर जितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए उससे ज्यादा या तो कम क्वांटिटी तूने यूज की तो उसके पैसे मैं तेरे पास से रिकवर करूंगा। इस एग्जाम्पल में उसका जिंदगी में एक ही काम है कि एक्चुअल में 4,20,000 क्वांटिटी यूज होनी चाहिए। अगर एक्चुअल में यूज हुई है 4,30,000 क्वांटिटी, तो जो भी एक्स्ट्रा 10,000 क्वांटिटी यूज हुई है उसके पैसे मैं इसके पास से रिकवर करूंगा। वापस से बोल रहा हूँ, इसका काम है प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना, इसका काम है प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना। और अगर प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं की तो जो भी डिफरेंस आया उसकी एक्चुअल कॉस्ट जितनी भी होगी वो मैं इसके पास से रिकवर करूंगा। 4,20,000 क्वांटिटी मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी है। अगर 4,30,000 क्वांटिटी यूज की, यानी कि 10,000 क्वांटिटी एक्स्ट्रा यूज की, तो उसके एक्चुअल में जितने भी पैसे होंगे वो मैं इसके पास से रिकवर करूंगा। तो प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट का क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा वो क्लियर है। सबसे पहली चीज मैं ग्रोथ कंपोनेंट कैलकुलेट करूंगा कि बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी का जो भी डिफरेंस हुआ उसको मैं नाम दूंगा ग्रोथ कंपोनेंट। दूसरी चीज मैं प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट कैलकुलेट करूंगा कि एक्चुअल में जितने भी क्वांटिटी एक्स्ट्रा यूज हुई उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एंड बाकी का जो भी रहा उसको मैं नाम दूंगा प्राइस रिकवरी कंपोनेंट।
कंपोनेंट। प्राइस रिकवरी कंपोनेंट के अंदर क्वांटिटी ऑलवेज सेम होगी, जो भी डिफरेंस होगा सिर्फ प्राइस का होगा, यानी कि जो भी क्वांटिटी एक्चुअल में यूज होनी चाहिए थी, अगर एक्चुअल में उतनी ही क्वांटिटी यूज होती, यानी कि सिर्फ प्राइस की गलती होती, तो वेरिएंसेस क्या निकलता, यानी कि 4,20,000 दोनों के अंदर कॉमन रहेगा, सिर्फ प्राइस का जो भी डिफरेंस होगा उसको मैं क्या कहूंगा, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो भी लॉजिक है वो सही है या तो ये कॉन्सेप्ट के लॉजिक सही है। अगर एग्जाम देनी है तो जो है वो एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। तो वापस से जितना भी डिस्कस किया वो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस को इग्नोर किया जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर एक ही चीज होगी कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए एंड एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे एंड वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर दो टाइप के वेरिएंसेस आएंगे, एक होगा रेट वेरिएंस जिसका फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एंड दूसरा होगा वॉल्यूम वेरिएंस जिसका फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा वो हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज, ये चैप्टर के अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस को हम कहेंगे ग्रोथ कंपोनेंट, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर टोटली इग्नोर किया जाता है। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर होगा रेट वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस, यहाँ पे होगा प्रोडक्टिविटी वेरिएंस एंड प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी यूज हुई है एंड एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी, ये दोनों क्वांटिटी के डिफरेंस को एक्चुअल कॉस्ट में मैं अगर कंसीडर करता हूं तो उसको मैं कहूंगा प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। एंड अगर मैं क्वांटिटी सेम रखता हूं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का डिफरेंस रखता हूं, तो उसको मैं क्या कहूंगा, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। अगर इतना क्लियर है तो चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, मेरे पास कुछ डेटा है। 2017 में मैंने सेलिंग किया था 4 लाख क्वांटिटी का एट द रेट ऑफ 10, यानी कि 2017 में 40 लाख रुपए का सेलिंग था। यही 4 लाख क्वांटिटी के ऊपर 6 रुपए के हिसाब से रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, यानी कि 2017 में 16 लाख रुपए का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था। 2018 में मैंने एक्चुअल में सेल किया 4,20,000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 11, और यही 4,20,000 क्वांटिटी के ऊपर 4,20,000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल की यूज होनी चाहिए थी, एक्चुअल में यूज हुई 4,30,000 एट द रेट ऑफ 7, यानी कि 30,10,000 रुपए की मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी एंड मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था 16,10,000। 2017 में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था 16 लाख एंड 2018 में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था 16,10,000। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी सिर्फ मुझे ये दोनों को रिकंसाइल करना है। अभी के लिए मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरा बजट है एंड ये मेरा एक्चुअल है। मेरी बजटेड क्वांटिटी इज 4 लाख एंड मेरी एक्चुअल क्वांटिटी इज 4,20,000। तो सबसे पहली चीज जो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या करता हूँ, बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी मैं स्टैंडर्ड को रिवाइज करता हूँ। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये एक्चुअल क्वांटिटी के बेसिस पे अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट रिवाइज करते तो कैसा दिखता। यानी कि अगर 2018 में जितनी भी क्वांटिटी का सेलिंग हुआ है, यही क्वांटिटी अगर 2017 में सेल होती तो कैसा दिखता। तो यहाँ पे मैंने 2017 के फिगर्स डाले हैं एंड यहाँ पे 2018 के एक्चुअल फिगर्स डाले हैं, और यहाँ पे मैंने रखा है कि 2018 में जो भी सेलिंग होता वो सेम टू सेम सेलिंग अगर 2017 में होता तो कैसा दिखता। यानी कि अगर 4,20,000 क्वांटिटी होती तो 10 रुपये के हिसाब से बिकती, मेरा सेलिंग होता 42 लैक्स। यही 4,20,000 क्वांटिटी के ऊपर रॉ मटेरियल यूज होता 4,20,000 एट द रेट ऑफ 6, यानी कि 25,20,000। उस हिसाब से मेरी कंट्रीब्यूशन मिलता 16,80,000, पर एक्चुअल में 2018 में मुझे कंट्रीब्यूशन मिला 16,10,000। सेम टू सेम चीज जो यहाँ पे हमने की थी वो मैंने यहाँ पे प्लॉट की है। एक्चुअल में मेरी क्वांटिटी कितनी है, 4,20,000 क्वांटिटी, उसके बेसिस पे मैंने स्टैंडर्ड को रिवाइज किया एंड उसके बाद मैं उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करूंगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड एंड रिवाइज स्टैंडर्ड का डिफरेंस को इग्नोर किया जाएगा। इन ये दोनों के डिफरेंस को इस चैप्टर के अंदर क्या कहेंगे हम, ग्रोथ कंपोनेंट, यानी कि 16 लाख एंड 16,80,000 ये दोनों के डिफरेंस को हम प्यार से क्या कहेंगे, ग्रोथ कंपोनेंट। सेम चीज मैंने यहाँ पे की है। 2 लाख रुपए फेवरेबल सेल्स के अंदर, यहाँ पे 2 लाख रुपए फेवरेबल सेल्स के अंदर, एंड यहाँ पे जो भी 1,20,000 रुपए एडवर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर, यानी कि 80,000 फेवरेबल, ये मेरा क्या होगा, ग्रोथ कंपोनेंट। 2 लाख रुपए फेवरेबल सेल्स के अंदर एंड 1,20,000 एडवर्स कॉस्ट के अंदर, तो उस हिसाब से मेरा ग्रोथ कंपोनेंट अल्टीमेटली क्या हुआ, 80,000 फेवरेबल। तो ग्रोथ कंपोनेंट के अंदर कोई डाउट नहीं है। ओरिजिनल बजट एंड रिवर्स बजट के डिफरेंस को हम प्यार से क्या कहेंगे, ग्रोथ कंपोनेंट। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट, पर एक चीज एकदम ध्यान से देखना, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट कभी भी सेल्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर हम करेंगे क्या, एक्चुअल में हमारी कितनी क्वांटिटी सेल हुई, 4,20,000 क्वांटिटी। ये 4,20,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए एंड एक्चुअल में रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज हुई, ये दोनों के डिफरेंस को अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट पे कंसीडर करता हूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। तो ये चीज कभी भी मैं सेल्स के अंदर नहीं सोच सकता कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी यूज हुई, उसके लिए कितनी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट सिर्फ कॉस्ट के लिए आएगा, रेवेन्यू के लिए कभी भी प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट नहीं आ सकता। वापस से एक बार बोल देता हूं, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर हम ये करेंगे कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी सेल हुई
उसके लिए रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए एंड एक्चुअल में रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज हुई, ये दोनों के डिफरेंस को अगर मैं एक्चुअल रेट पे कंसीडर करता हूँ, यानी कि ये 7 रुपए के हिसाब से कंसीडर करता हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगा, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। तो प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट यानी कि 10,000 इंटू 7 यानी कि 70,000 एडवर्स। तो प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट सिर्फ कॉस्ट के लिए आएगा, रेवेन्यू के लिए कभी भी नहीं आ सकता। अभी हम ये देख लेते हैं कि प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। प्राइस रिकवरी कंपोनेंट के अंदर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, दोनों के अंदर क्वांटिटी सेम होगी, सिर्फ रेट का डिफरेंस होगा, यानी कि दोनों के अंदर क्वांटिटी सेम है, सिर्फ रेट का डिफरेंस है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। सेल्स के अंदर कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकता, सेल्स के अंदर सिर्फ प्राइस रिकवरी आएगा एंड ग्रोथ कंपोनेंट आएगा, सेल्स के अंदर कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकता। एंड कॉस्ट के बारे में प्राइस रिकवरी क्या होगा, दोनों के अंदर क्वांटिटी सेम होगी, यानी कि इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, 4,20,000 इंटू 7 प्लस 10,000 इंटू 7, और ये 10,000 इंटू 7 को मैंने प्यार से क्या नाम दिया, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। अभी ये दोनों के डिफरेंस को, यानी कि 4,20,000 इंटू 6 एंड 4,20,000 इंटू 7, ये दोनों को डिफरेंस को मैं क्या कहूँगा, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। तो रेवेन्यू के लिए क्या आएगा, 4,20,000 इंटू 10 माइनस 11 यानी कि 1 रुपये, 4,20,000 फेवरेबल। 10 रुपये के हिसाब से सेलिंग होना चाहिए था, एक्चुअल में हुआ 11 रुपये के हिसाब से, यानी कि ये फेवरेबल है, तो 4,20,000 फेवरेबल। एंड कॉस्ट के बारे में क्या आएगा, 4,20,000 इंटू 6 होना चाहिए था, एक्चुअल में 4,20,000 इंटू 7 यानी कि 4,20,000 इंटू 1, वो आपका क्या आएगा, कॉस्ट कंपोनेंट। तो कॉस्ट कंपोनेंट 4,20,000 एडवर्स। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि ग्रोथ कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राइस रिकवरी कैसे करेंगे एंड प्रोडक्टिविटी कैसे करेंगे। ओरिजिनल बजट एंड रिवर्स बजट के डिफरेंस को यहाँ से हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कंपोनेंट। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट में हमने ये देखा कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी का सेलिंग हुआ, उसके लिए रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए एंड एक्चुअल में रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज हुई, ये दोनों के डिफरेंस को अगर मैं एक्चुअल रेट पे कंसिडर करता हूँ तो उसको मैं कहूँगा प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। एंड प्राइस रिकवरी कंपोनेंट में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों के अंदर क्वांटिटी सेम होगी, सिर्फ रेट का डिफरेंस होगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रेट का डिफरेंस होगा, क्वांटिटी सेम होगी। अभी एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, ध्यान से देखना कि ग्रोथ कंपोनेंट का मैं थोड़ा और फर्दर बाइफर्केशन कर सकता हूँ कि मार्केट साइज की वजह से कितना है एंड मार्केट शेयर की वजह से कितना है। यानी कि ये जो मेरी 20,000 क्वांटिटी का एक्स्ट्रा सेलिंग हुआ, मैंने बजट बनाया था कि मेरी सेलिंग क्वांटिटी होगी 4 लाख एंड एक्चुअल में मेरी क्वांटिटी है 4,20,000, यानी कि ये जो 20,000 एक्स्ट्रा क्वांटिटी का सेलिंग हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, मेरी मार्केट साइज इंक्रीज हुई उसकी वजह से, या तो मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ उसकी वजह से। अगर मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर का कैलकुलेशन कैसे होगा वो आपको देखना है तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया था, ये कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कवर होगा। आप इतना एक बार देखेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। एंड एडिशनली मार्केट शेयर, वापस से बोल रहा हूँ, मार्केट शेयर की वजह से जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी का सेलिंग हुआ उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से एक्स्ट्रा क्वांटिटी का सेलिंग हुआ। तो हमने ये देख लिया कि सेल्स के अंदर ग्रोथ कंपोनेंट, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट एंड प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, सेल्स के अंदर कभी भी प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट नहीं आएगा एंड वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ग्रोथ, प्राइस रिकवरी एंड प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आएगा। तो सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट का हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर ग्रोथ, प्राइस रिकवरी एंड प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट कैसे आएंगे, उसकी थियरी मैंने यहाँ पे दी है। आप कोई भी सम ये थियरी को ध्यान में रख के करेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। एंड एडिशनली अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने यहाँ पे एक सम बनाया है और ये सम के अंदर जितने भी पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं वो सारे सिनेरियो मैंने कवर किए हैं। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी दी है और प्रपोज्ड कैपेसिटी के अंदर मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 इज मेरा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा पर कैपेसिटी एक्सपांड नहीं होगी, कैपेसिटी एक्सपांड किए बिना मेरा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा। ऑप्शन नंबर 2 मैंने दिया है, मेरी कैपेसिटी तो एक्सपांड होगी पर लास्ट ईयर की कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं थी, उसकी वजह से मैंने कैपेसिटी एक्सपांड की। एंड थर्ड ऑप्शन में मैंने ये दिया है कि मेरी कैपेसिटी एक्सपांड हुई पर लास्ट ईयर की कैपेसिटी सफिशिएंट थी, लास्ट ईयर की कैपेसिटी सफिशिएंट थी फिर भी कैपेसिटी एक्सपांड हुई तो कैसे कैलकुलेशन होगा। लास्ट ईयर की कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं थी, उस समय कैपेसिटी एक्सपांड हुई तो कैलकुलेशन कैसे होगा। एंड कैपेसिटी एक्सपांड ही नहीं हुई उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा। आप इतना एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया, अभी तक हमने ब्रॉडली चैप्टर के कवरेज में एक बार आते हैं तो हमने ब्रॉडली स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का एक ही कॉन्सेप्ट खत्म किया। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। पर ये दोनों कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहना चाहता है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि उसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आईपीसीसी लेवल पे या तो इंटर लेवल पे एक कॉन्सेप्ट आया करता था जिसका नाम था ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स नाम के चैप्टर को इस दुनिया में लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी फिक्स कॉस्ट इनकर होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर कैसे चार्ज किया जाए।
यानी कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा उसकी वेरिएबल कॉस्ट तो आपको 100% पता होगी, पर आपकी कंपनी के अंदर जो भी फिक्स कॉस्ट इनकर होगी वो प्रोडक्ट के ऊपर कैसे चार्ज की जाए। और ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ओवरहेड्स हमें कुछ मेथड्स दे रहा था, जैसे कि आप मशीन आवर्स का यूज़ करके प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं, या तो लेबर आवर्स का बेसिस पे यूज़ करके चार्ज कर सकते हैं, या तो लेबर कॉस्ट के बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी इंडस्ट्री क्या है। मशीन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो मशीन आवर्स का यूज़ करो वगैरह वगैरह। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओवरहेड्स नाम के चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन कैसे होगा और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी। मेरे पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए एंड बी के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उसका डेटा है, मशीन आवर्स यूज कितनी हुई उसका डेटा है। तो उस हिसाब से मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया कि प्रोडक्ट ए के अंदर 20,000 मशीन आवर्स यूज होगी एंड 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा, यानी कि पर प्रोडक्ट 2 मशीन आवर यूज होगी प्रोडक्ट ए के अंदर, एंड प्रोडक्ट बी के अंदर 8 मशीन आवर्स यूज होगी पर यूनिट। 80,000 डिवाइड बाई 10,000 किया। प्रोडक्ट ए की वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो पता है, प्रोडक्ट बी की वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो पता है, यानी कि मेरी कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट ए के पर यूनिट 3 रुपये के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होगी एंड प्रोडक्ट बी के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये आता है कि मेरी कंपनी के अंदर जो भी फिक्स कॉस्ट इनकर होगा, यहाँ पे कुछ डेटा है। 1 लाख रुपये का सेटअप कॉस्ट इनकर होगा, 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन होगा एंड 1 लाख रुपए का फिक्स डिलीवरी कॉस्ट इनकर होगा, यानी कि मेरी कंपनी के अंदर 4 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट इनकर होगा। सवाल ये आता है कि ये 4 लाख रुपए मैं प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के ऊपर कैसे चार्ज करूं। प्रोडक्ट ए एंड बी की वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे पता है, पर ये जो 4 लाख मेरी कंपनी के अंदर फिक्स कॉस्ट इनकर हुआ है वो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के ऊपर कैसे चार्ज कर सकूँ। यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करते हैं, मशीन आवर्स मेथड। सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर कैलकुलेट करूँगा, यानी कि मेरी टोटल मशीन आवर्स यूज़ हुई 1 लाख एंड मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट 4 लाख। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन करूंगा, एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर 4 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, यानी कि 4 रुपए। अभी मुझे ये पता चला कि पर आवर मेरा एब्जॉर्प्शन रेट कितना है, 4 रुपए। प्रोडक्ट ए के ऊपर पर यूनिट 2 मशीन आवर्स यूज होती है, एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर 4 रुपए है, यानी कि प्रोडक्ट ए के ऊपर मैं 8 रुपए के हिसाब से फिक्स कॉस्ट चार्ज करूंगा, यानी कि प्रोडक्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे पता चला एंड प्रोडक्ट ए का फिक्स कॉस्ट क्या है वो भी मुझे पता चला। सिमिलर मैनर में प्रोडक्ट बी का भी कैलकुलेट करूंगा। एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर मेरा है 4 रुपए एंड प्रोडक्ट बी के अंदर 8 मशीन आवर्स यूज होगी, यानी कि प्रोडक्ट बी के अंदर 32 रुपीज़ का मेरा एब्जॉर्प्शन रेट होगा, यानी कि प्रोडक्ट बी की टोटल कॉस्ट कितनी, 4 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट एंड 32 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट। तो उस हिसाब से मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया, प्रोडक्ट ए का टोटल कॉस्ट क्या होगा एंड प्रोडक्ट बी का टोटल कॉस्ट क्या होगा, एंड अकॉर्डिंगली मुझे पता चला प्रोडक्ट ए का टोटल कॉस्ट कितना है, 11 रुपये, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का टोटल 11 रुपये एंड प्रोडक्ट बी का टोटल कॉस्ट इज 36। अकॉर्डिंगली मैंने सेलिंग प्राइस डिसाइड कर ली। मान लेते हैं प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस मैंने डिसाइड की 15 एंड प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस मैंने डिसाइड की 40 रुपीज़। बाद में जब मैंने मेरे सेल्स के फिगर देखे तो मुझे पता चला कि प्रोडक्ट ए के मामले में मैंने जितनी भी क्वांटिटी का सेलिंग सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा क्वांटिटी का सेलिंग हुआ एंड प्रोडक्ट बी में मैंने जितने भी क्वांटिटी का सेलिंग सोचा था उसके मुकाबले एक भी क्वांटिटी का सेलिंग नहीं हुआ। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? प्रोडक्ट ए के मामले में 10 गुना ज़्यादा क्वांटिटी का सेलिंग हुआ एंड प्रोडक्ट बी में एक भी क्वांटिटी का सेलिंग नहीं हुआ। उसका रीज़न मैंने देखने की ट्राई की तो मुझे पता चला कि मेरी सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए में है 15 रुपीज़, जबकि मेरे कॉम्पिटिटर की सेलिंग प्राइस इज़ 30 रुपीज़, यानी कि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा बिक नहीं थी। प्रोडक्ट बी में मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि मेरी सेलिंग प्राइस इज़ 40 रुपीज़, जबकि मेरे कॉम्पिटिटर की सेलिंग प्राइस इज़ 25 रुपीज़। मेरा कॉम्पिटिटर ऐसा तो क्या करेगा कि उसकी सेलिंग प्राइस 25 रुपीज़ है और ये 25 के अंदर उसका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। मेरा टोटल कॉस्ट इज़ 36, जबकि मेरी कॉम्पिटिटर की सेलिंग प्राइस इज़ 25, यानी कि मेरा कॉम्पिटिटर ऐसा तो क्या करेगा कि उसकी सेलिंग प्राइस इज़ 25। और यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। वापस एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि फिक्स कॉस्ट को, ये 4 लाख रुपए के फिक्स कॉस्ट को 2:8 के रेशियो में बाइफरकेट किया। ये सेटअप की कॉस्ट 1 लाख रुपए होगी, उसको 2:8 के रेशियो में बाइफरकेट किया। डेप्रीशिएशन 2 लाख रुपए होगा, उसको भी 2:8 के रेशियो में बाइफरकेट किया एंड 1 लाख रुपए का फिक्स डिलीवरी कॉस्ट होगा, उसको भी 2:8 के रेशियो में बाइफरकेट किया। यानी कि मशीन आज के बेसिस पे ये सारे फिक्स कॉस्ट को मैंने बाइफरकेट किया। मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, वो एक बार ध्यान से देखते हैं। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के बारे में, नंबर ऑफ डिलीवरीज प्रोडक्ट ए के अंदर हुई थी 9200 एंड प्रोडक्ट बी के अंदर हुई थी 800। डिलीवरी कॉस्ट को मैंने कौन से प्रोपोर्शन में बाइफरकेट किया, कहने से 2:8, यानी कि मशीन आवर्स के बेसिस पे। बाद में मुझे ये पता चला कि प्रोडक्ट ए के अंदर 9200 डिलीवरी यूज हुई थी एंड प्रोडक्ट बी के अंदर सिर्फ 800 डिलीवरी यूज हुई थी। तो इतना देखने से हम सबको ये पता चलता है कि ये डिलीवरी कॉस्ट को आइडियली 2:8 के रेशियो में बाइफरकेट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्चुअल में जितनी भी डिलीवरी हुई उसके बेसिस पे बाइफरकेट करना चाहिए। सिमिलर मैनर में नंबर ऑफ सेटअप्स, ये हमारी जो सेटअप की कॉस्ट है
उसको 2:8 के रेशियो में बाइफरकेट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्चुअल में जितने भी नंबर ऑफ सेटअप्स हुए उसके बेसिस पे बाइफरकेट करना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बताएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें यह कहता है कि आप सिंगल मेथड क्यों यूज़ करोगे, मशीन आर्स मेथड, तो हर बार मशीन आर्स मेथड क्यों यूज़ करोगे जबकि आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल है। तो जो भी एक्टिविटी हुई उसके प्रोपोर्शन में बाइफरकेट करो ना। कहने का मतलब कि डिलीवरी की कॉस्ट आप मशीन आज के बेसिस पे करने के बजाय डिलीवरी की एक्टिविटी के बेसिस पे करो, और इसलिए इसका नाम पड़ा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टेप के अंदर इसका सॉल्यूशन दिया है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी एक्टिविटीज कौन कौन सी है। यहाँ पे 3 एक्टिविटी है, सेटअप की एक्टिविटी, डिलीवरी की एक्टिविटी एंड डेप्रिसिएशन की एक्टिविटी। स्टेप नंबर 2 इज असाइन कॉस्ट टू ईच एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने एक्टिविटी आइडेंटिफाई की, उसके बाद मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ईच एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है। यहाँ पे मुझे कॉस्ट पता है कि कौन सी एक्टिविटी की कितनी कॉस्ट है। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़े। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि कौन सी एक्टिविटी की कितनी कॉस्ट है। स्टेप नंबर 3, डिफाइन कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है कि कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा, यानी कि ये डिलीवरी कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा। मेरी जितनी भी एक्चुअल में डिलीवरी हुई, वो ज़्यादा डिलीवरी होगी तो डिलीवरी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, कम डिलीवरी होगी तो डिलीवरी कॉस्ट भी कम होगी। यानी कि डिलीवरी कॉस्ट को जो भी ड्राइव करेगा उसको मैं क्या कहूँगा, डिलीवरी कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर। तो स्टेप नंबर 3 में मैं क्या आइडेंटिफाई करूँगा, डिफाइन कॉस्ट ड्राइवर। सबसे पहले मैंने एक्टिविटी आइडेंटिफाई की, उसके बाद एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है वो आइडेंटिफाई की, एंड अल्टीमेटली मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक्टिविटी को ड्राइव कौन करेगा। तो सेटअप के बारे में मुझे पता चला कि नंबर ऑफ सेटअप्स सेटअप की एक्टिविटी को ड्राइव करेगा, डेप्रिसिएशन को ड्राइव कौन करेगा, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, एंड डिलीवरी की एक्टिविटी को ड्राइव कौन करेगा, नंबर ऑफ डिलीवरीज। यहाँ पे मुझे पता है कि नंबर ऑफ डिलीवरीज 90, 200 एंड 800 है, एंड नंबर ऑफ सेटअप 900 एंड 100 है। तो मैंने कैलकुलेट किया कि मेरी टोटल सेटअप की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए, एंड मेरे टोटल सेटअप्स कितने हैं, कहना है सिर्फ 1000। अभी मुझे ये कैलकुलेट करना है कि पर सेटअप मेरी कॉस्ट क्या है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया मेरी सेटअप की कॉस्ट कितनी है, एंड नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं वो आइडेंटिफाई किया। अभी मुझे कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, यानी कि 1 लाख डिवाइड बाई 1000। तो मुझे पता चला पर सेटअप मेरा 100 रुपये का कॉस्ट है। सिमिलर मैनर में पर डिलीवरी मेरा 10 रुपये का कॉस्ट है, एंड पर मशीन आर मेरा 2 रुपये का डेप्रिसिएशन है। अभी मुझे एक सिंपल कैलकुलेशन करना है कि मेरी पर सेटअप कॉस्ट क्या है वो पता है, एंड प्रोडक्ट बी के अंदर, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के अंदर कितने सेटअप्स का यूज़ होगा वो मुझे पता है। पर सेटअप मेरी कॉस्ट है 100, एंड प्रोडक्ट ए के अंदर टोटल 900 सेटअप का यूज़ होगा, यानी कि प्रोडक्ट ए के अंदर 100 इंटू 900 यानी कि 90,000 की सेटअप की कॉस्ट होगी। प्रोडक्ट बी के अंदर 10,000 की सेटअप की कॉस्ट होगी। सिमिलर मैनर में डिप्रिसिएशन एंड डिलीवरी की कॉस्ट को मैंने बाइफरकेट किया। तो ये 4 लाख रुपए का जो मेरा फिक्स कॉस्ट इनकर था, उसके अंदर 3 चीज़ थी, सेटअप, डिप्रिसिएशन एंड डिलीवरी कॉस्ट। ओवरहेड्स नाम के चैप्टर के अंदर क्या करूँगा, ये पूरे 4 लाख को 2:8 के रेशियो में मैं बाइफरकेट करूंगा। पर यहाँ पे क्या करूंगा, सेटअप की कॉस्ट को जितने भी सेटअप हुए उसके प्रोपोर्शन में, डिलीवरी की कॉस्ट को जितने भी डिलीवरी हुई उसके प्रोपोर्शन में, एंड डेप्रिसिएशन मशीन आज के प्रोपोर्शन में मैंने बाइफरकेट किया। तो मुझे पता चला कि ये 4 लाख में से 2,22,000 प्रोडक्ट ए के ऊपर है, एंड बाकी के 1,78,000 प्रोडक्ट बी के ऊपर है। तो अभी मुझे पता चला कि प्रोडक्ट ए की आइडियली पर यूनिट कॉस्ट होनी चाहिए 22.2, एंड प्रोडक्ट बी की पर यूनिट कॉस्ट होनी चाहिए 17.8। मैंने जब ओवरहेड्स नाम के चैप्टर का यूज़ किया था तो मुझे पता चला प्रोडक्ट ए की कॉस्ट इज 11। बाद में मुझे पता चला प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट इतनी है। प्रोडक्ट बी के बारे में मैंने एनालाइज किया तो प्रोडक्ट बी की कॉस्ट थी 36, बाद में मुझे पता चला 17.8। अकॉर्डिंगली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम के चैप्टर का यूज होगा। वापस से समराइज कर रहा हूँ, ओवरहेड्स नाम के चैप्टर के अंदर क्या था, एक फ्लैट मेथड का यूज आप करेंगे, या तो मशीन आर्स, या तो लेबर आर्स, या तो लेबर कॉस्ट। इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको 4 स्टेप में आपका सॉल्यूशन निकालना होगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी एक्टिविटी क्या है। दूसरी चीज, एक्टिविटी के सामने उसकी कॉस्ट क्या है। तीसरी चीज, ये एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। लास्ट में कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना है। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट ने जितने भी कॉस्ट ड्राइवर का यूज किया है, अकॉर्डिंगली मैं फिक्स कॉस्ट चार्ज कर दूंगा एंड टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ट्रेडिशनली इन शॉर्ट क्या होता था, सबसे पहले ओवरहेड्स आइडेंटिफाई करो। ओवरहेड्स आइडेंटिफाई करने के बाद वो डिपार्टमेंट में अलोकेट करो, या तो अलोकेशन होगा, या तो अपॉर्चनमेंट होगा, या तो रीअपॉर्चनमेंट होगा, एंड अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किए जाएंगे। ओवरहेड्स नाम के चैप्टर का यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन हमने नहीं किया। एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, सबसे पहले ओवरहेड्स आइडेंटिफाई होंगे, वो एक्टिविटी के बेसिस पे अलोकेट होंगे, एंड एक्टिविटी में अलोकेट करने के बाद वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होंगे। एक बार चैप्टर के कवरेज में आते हैं, हमने डिस्कस किया था
कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना है, जिसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। तो अभी तक हमने ये देखा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या किया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें एक ही चीज़ बोलता है कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सी एक्टिविटी की कितनी कॉस्ट है, एंड जो प्रोडक्ट ज़्यादा एक्टिविटी यूज़ करेगा उसके ऊपर वो एक्टिविटी की कॉस्ट ज़्यादा होगी, एंड जो प्रोडक्ट कम एक्टिविटी यूज़ करेगा उसके ऊपर वो एक्टिविटी की कॉस्ट कम होगी। अभी हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो सबसे पहली चीज़, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ब्रॉडली अप्लाई होगा रिटेलर्स को या तो रिटेल ट्रेडर्स को। ये कॉन्सेप्ट हमें यह कहना चाहता है कि हो सकता है कि रिटेलर की शॉप पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, तो रिटेलर एज अ रिटेलर इवेल्युएट करने जाएगा तो हो सकता है कि वो रिटेलर प्रॉफिटेबल हो, पर रिटेलर को आइडियली क्या करना चाहिए कि उसकी शॉप के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो कैलकुलेट करनी होगी, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। और इसका रीज़न एक ही है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एंड कौन सा प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल है वो पता चलेगा। हो सकता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के पहले कोई रिटेलर को लग रहा है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, पर डीपीपी करने के बाद हो सकता है कि वो प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल हो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप के अंदर दो ही प्रोडक्ट है, एक होगा फ्रिज एंड दूसरा होगा लैपटॉप या तो मैकबुक। फ्रिज की परचेज प्राइस मान लेते हैं 1,00,000 रुपये एंड मैकबुक की परचेज प्राइस मान लेते हैं 90,000। फ्रिज की सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 1,10,000 एंड मैकबुक की सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 98,000। तो डीपीपी करने से पहले रिटेलर क्या सोचेगा कि फ्रिज के अंदर मुझे 10,000 रुपये का फ़ायदा होगा एंड मैकबुक के अंदर मुझे 8,000 का फ़ायदा होगा। तो डीपीपी करने से पहले रिटेलर क्या सोच रहा था, डायरेक्ट कॉस्ट को तो कंसीडर कर रहा था कि फ्रिज की डायरेक्ट कॉस्ट मुझे पता है 1,00,000 रुपये एंड मैकबुक की डायरेक्ट कॉस्ट क्या है वो मुझे पता है 90,000 रुपीज़। पर डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आपको डायरेक्ट कॉस्ट तो कंसीडर करनी है, साथ साथ में इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कंसीडर करनी है। मान लेते हैं कि ये दोनों का सेलिंग करने के लिए आपने कोई शॉप रेंट पे रखी है, और यही शॉप के अंदर मैं अगर सिर्फ फ्रिज का स्टोरेज करता हूं तो मान लेते हैं कि मैं 50 फ्रिज का स्टोरेज कर सकता हूं, एंड यही शॉप के अंदर मैं अगर सिर्फ मैकबुक का स्टोरेज करता हूं तो मान लेते हैं मैं 250 मैकबुक का स्टोरेज कर सकता हूं। तो कहने का मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आप सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर करेंगे तो हो सकता है कि आपको फ्रिज ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगे एंड मैकबुक कम प्रॉफिटेबल लगे। एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद, यानी कि फ्रिज अगर ज़्यादा स्पेस रोकेगा तो शॉप का रेंट ज़्यादा चार्ज होगा, एंड मैकबुक अगर कम स्पेस रोकेगा तो शॉप का रेंट कम चार्ज होगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद हो सकता है कि आपको फ्रिज कम प्रॉफिटेबल लगे एंड मैकबुक ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगे। ये सब चीज़ करेंगे कैसे, सिंपल कैलकुलेशन करना है। आपको ये पता है कि आपकी शॉप का एरिया क्या है, मान लेते हैं 40,000 स्क्वायर मीटर आपकी शॉप का एरिया है, एंड आपकी शॉप का रेंट क्या है वो आपको पता है, मान लेते हैं 4,00,000 रुपये आपकी शॉप का रेंट है। तो 4,00,000 डिवाइड बाई 40,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर आपको पता है। आपको ये पता चला कि पर स्क्वायर मीटर 10 रुपये रेंट है। अभी आपको एक सिंपल चीज़ करनी है, फ्रिज कितनी कैपेसिटी रोकेगा, फ्रिज कितनी स्पेस रोकेगा, अकॉर्डिंगली फ्रिज के ऊपर आपको क्या करना है, ये ऑफिस का रेंट या तो शॉप का रेंट चार्ज कर देना है, एंड उसके बाद आपको फ्रिज की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इवेल्युएट करनी है, एंड मैकबुक की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इवेल्युएट करनी है। ये मैंने जितना भी डिस्कशन किया सेम टू सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। आप एग्जाम्पल भी एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के अंदर कुछ नया नहीं है, डू एज डायरेक्टेड जैसा ही है। हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। एक छोटी सी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना होगा, आपको प्रोडक्ट के ऊपर वही कॉस्ट चार्ज करनी है जो आप प्रोडक्ट के ऊपर कर सकते हैं। यानी कि जो हमने स्पेस का एग्जाम्पल लिया, आप प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं, पर कोई हेड ऑफिस का एक्सपेंस हुआ तो आप प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें एक ही चीज़ कहना चाहता है कि आपको डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करनी है, पर वही इनडायरेक्ट कॉस्ट करनी है जो आप कर सकते हैं। हेड ऑफिस एक्सपेंस जैसी कॉस्ट आप प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगेन इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, डू एज डायरेक्टेड जैसा है, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ डीपीपी क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी करने से फायदा क्या होगा, बेटर कॉस्ट एनालिसिस जरूर होगा, बेटर प्राइसिंग डिसीजन जरूर होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रेंज, कौन से प्रोडक्ट की कितनी रेंज रखनी है वो आपको पता चलेगा। बेटर प्राइसिंग डिसीजन मतलब कॉस्ट अगर पता होगी तो आप अकॉर्डिंगली प्राइसिंग डिसीजन ले पाएंगे। एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्स एंड वेयरहाउस स्पेस, वेयरहाउस स्पेस का बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ डीपीपी क्या होंगे वो क्लियर। कॉस्ट एनालिसिस करना है, एंड डिटेल में कॉस्ट एनालिसिस करने के बाद आपको 3 चीज़ों में फायदा होगा। आप प्राइसिंग डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, प्रोडक्ट की रेंज डिसाइड कर पाएंगे, एंड स्टोर्स एंड वेयरहाउस की स्पेस कैसे मैनेज करनी है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो अभी तक हमने खत्म किया डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अभी हम स्टार्ट करेंगे कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी।
सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होगा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के जैसा। डीपीपी के अंदर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, एंड कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर हम कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करेंगे। यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आपको कंपनी एज ए होल नहीं देखना कि हम प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आपको कस्टमर सेगमेंट वाइज देखना है कि ये कस्टमर सेगमेंट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। यानी कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं उसको अलग अलग ग्रुप में बाइफरकेट करो, एंड उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा कस्टमर ग्रुप आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा एंड कौन सा कस्टमर ग्रुप आपको कम प्रॉफिट देगा। हो सकता है कि कोई कस्टमर ग्रुप के लिए आपको ज़्यादा मार्केटिंग करना होगा, हो सकता है कि कोई कस्टमर ग्रुप को आपको ज़्यादा डिस्काउंट देना होगा, हो सकता है कि कोई कस्टमर ग्रुप के लिए आपको डिलीवरी की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो कस्टमर ग्रुप आपकी कंपनी से लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो कहने का मतलब आपको आपकी कंपनी के अंदर जितने भी कस्टमर हैं उसको अलग अलग सेगमेंट में बाइफरकेट करना है, एंड उसके बाद देखना है कि कौन सा कस्टमर ग्रुप आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। इन ये करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कस्टमर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड कौन से कस्टमर के ऊपर कम फोकस करना चाहिए। सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। हाई कॉस्ट कौन कौन के रीजन्स की वजह से हो सकती है, हाई डिस्काउंट दिया उसकी वजह से हो सकती है, हाई ऑर्डरिंग या तो डिलीवरी कॉस्ट हो सकती है, हाई साइट विजिट कॉस्ट हो सकती है कि कोई कस्टमर ग्रुप ऐसा है जिसके वहाँ पे हमारी साइट विजिट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, या तो हाई रश ऑर्डर कोई टाइप का कस्टमर ऐसा है जो हमें अर्जेंट में ऑर्डर देता है, यानी कि उसका रश ऑर्डर ज़्यादा हो सकता है, तो उस केस में हमारी कॉस्ट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली हम करेक्टिव एक्शन कैसे ले पाएंगे वो यहाँ पर लिखा है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है वो क्लियर है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, फंडामेंटल्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक ये है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, पर उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ सीआरएम। आरटीपी का एक क्वेश्चन है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। 3 टाइप के फंडामेंटल्स ऑफ सीआरएम है। सबसे पहला पॉइंट ऑपरेटिंग सीआरएम, डेटाबेस टू स्टोर ऑल ट्रांजैक्शन। कस्टमर के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन किए वो ट्रांजैक्शन का डेटाबेस जहाँ पे स्टोर होगा उसको मैं क्या कहूँगा, ऑपरेटिंग सीआरएम। सेकंड इज एनालिटिकल सीआरएम, ये क्या करेगा, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस करके कुछ प्रेडिक्शन करेंगे उसको मैं क्या कहूँगा, एनालिटिकल सीआरएम। एंड द थर्ड पॉइंट कोलैबोरेटिव सीआरएम, कोलैबोरेशन ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो एक आरटीपी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक बार देख लेना क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कहेंगे किसको, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, कंपनी एज ए होल नहीं देखना, और डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ब्रॉडली रिटेलर को अप्लाई होगा। उसके बाद हमने देखा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या होगा, आप इतना एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एंड छोटी सी नोट मैंने यहाँ पे लिखी है, डीपीपी एंड सीपी का यूज होता है पेरेटो एनालिसिस करने के लिए। पेरेटो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 में आएगा। पेरेटो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी के 80% चीज़ें 20% रीजन की वजह से हो सकती है। यानी कि अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आपका 80% प्रॉफिट 20% प्रोडक्ट से आएगा, या तो आपका 80% प्रॉफिट 20% कस्टमर से आएगा। तो अगर आप कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे या तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में आपको पेरेटो एनालिसिस करने में फायदेमंद होगा। तो चैप्टर का कवरेज एक बार फटाफट वापस से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर हमने देखा कि प्रॉफिट यानी कि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ग्रोथ कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट एंड प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। उसके बाद हमने देखा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहेंगे किसको, जिसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट थे, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। अभी कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे, फटाफट देख लेते हैं। एबीसी, एबीएम, एबीबी, जिसके अंदर आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट कहेंगे किसको। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है वो हमने देख लिया, अभी हम ये देखना है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है, एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप डिसीजन मेकिंग टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ध्यान से देखना, पहली चीज, अगर मैं कॉस्ट मैनेज करता हूं एक्टिविटी लेवल पे तो उसको मैं क्या कहूंगा, एक्टिविटी लेवल कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब डिटेल में आएगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर, चैप्टर का नाम ही है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर ब्रॉडली 2 चीज़ आएगी, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। यही कॉस्ट मैनेजमेंट में अगर अप्लाई करता हूँ एक्टिविटी लेवल पे तो उसको मैं क्या कहूँगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। कोई अगर हमें पूछता है कि मुझे एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट मैनेज करना है तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम एक सिंपल चीज़ बोलेंगे कि एक्टिविटी लेवल पे अगर कॉस्ट मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहली चीज़ एक्टिविटी को डिटेल में एनालाइज करना होगा, एक्टिविटी एनालिसिस। दूसरी चीज़, वो एक्टिविटी को ड्राइव कौन करेगा उसको डिटेल में एनालाइज करना होगा, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर को एनालाइज करना होगा। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है कि मेरी एक्टिविटी की कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा,
जैसे कि नंबर ऑफ डिलीवरी, वो डिलीवरी की कॉस्ट को ड्राइव करेगी, तो नंबर ऑफ डिलीवरी कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर है। एंड तीसरी चीज़ परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो इन शॉर्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये पॉइंट भी क्या कहना चाहता है वो देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारी एक्टिविटी की कॉस्ट को जो ड्राइव करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इनवॉइस प्रोसेसिंग की एक्टिविटी को ड्राइव कौन करेगा, नंबर ऑफ इनवॉइसेस प्रोसेस्ड। यानी कि इनवॉइस प्रोसेसिंग एक्टिविटी के अंदर अगर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट करना है तो आपको कॉस्ट ड्राइवर को एनालाइज करना होगा। एंड कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इनवॉइसेस प्रोसेस्ड। एंड जैसे ही आप नंबर ऑफ इनवॉइसेस प्रोसेस्ड ये कॉस्ट ड्राइवर को एनालाइज करेंगे तो शायद आप ये डिसीजन लेंगे कि वर्कर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एंड एक बार वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है कि आपको ये कंक्लूजन मिले कि इतने ज़्यादा वर्कर्स का इनवॉइस प्रोसेसिंग की एक्टिविटी के अंदर कोई काम नहीं है। हो सकता है कि 3 या 4 वर्कर से भी काम हो जाएगा। एंड बाकी के जितने भी वर्कर्स हैं, मान लेते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस करने से पहले आपकी कंपनी के अंदर 6 एम्प्लॉय इनवॉइस प्रोसेसिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। एंड ये करने के बाद मान लेते हैं 4 वर्कर, तो बाकी के 2 वर्कर का क्या करना है वो आप डिसीजन ले सकते हैं, या तो कोई दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर करो या तो उसको कंपनी से निकाल दो। तो इन शॉर्ट कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का मतलब एक्टिविटी को जो भी ड्राइव करेगा उसको मैं क्या कहूँगा, कॉस्ट ड्राइवर। एंड उसका एनालिसिस मतलब कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। सेकंड पॉइंट एक्टिविटी एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 के साथ भी लिंक कर सकते हैं, जिसके अंदर वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आया था, जिसका मतलब जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी उसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करें तो उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस। यहाँ पे एक्टिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हमें यह कहता है कि आपको एक्टिविटी को डिटेल में एनालाइज करना हो तो आपको एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक होगा वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एंड दूसरा होगा नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। वैल्यू एडिंग एक्टिविटी यानी कि वो एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने से प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड कस्टमर वही प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू देने के लिए तैयार होगा। फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग की एक्टिविटी, ये एक रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर अगर मैं प्रोसेसिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं तो इसकी वैल्यू कुछ इंक्रीज होगी एंड कस्टमर इसकी ज़्यादा वैल्यू देने के लिए रेडी होगा। सवाल ये आता है कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ किसको कहेंगे। उसकी डेफिनेशन तो सिंपल है कि जो एक्टिविटी परफॉर्म करने से कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, यानी कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की उसकी वजह से कस्टमर ये प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू देने के लिए रेडी नहीं होगा, तो उसको मैं क्या कहूँगा, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले प्रोसेस टाइम वैल्यू एडिंग एक्टिविटी का एग्जांपल हमने देख लिया। नेक्स्ट इज नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी का एग्जांपल देखते हैं, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम यानी कि ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर कुछ वेटिंग टाइम हुआ या तो नहीं भी हुआ, मेरा कस्टमर पहले इसके अगर 50 रुपये देने के लिए रेडी था तो उसके बाद भी वो 50 रुपये ही देगा, तो वेटिंग टाइम की एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी परफॉर्म करूं या तो ना करूं, कस्टमर अगर पहले 50 रुपये देगा तो बाद में भी 50 रुपये ही देगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं इंस्पेक्शन टाइम। इंस्पेक्शन टाइम एक नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, यानी कि इसके ऊपर मैं इंस्पेक्शन करूं या ना करूं, कस्टमर अगर पहले 50 रुपये देगा तो बाद में भी 50 ही देगा। मूव टाइम, द टाइम स्पेंट मूविंग रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स बिटवीन ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन के बीच में रॉ मटेरियल WIP या तो फिनिश गुड्स अगर मैं ट्रांसफर करता हूं या तो नहीं करता, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मूव टाइम कितना है, यानी कि ये एक्टिविटी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। एक और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी का एग्जांपल लेते हैं, स्टोरेज टाइम, यानी कि इस पेन का अगर मैं स्टोरेज करूं या तो ना करूं, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि स्टोरेज की एक्टिविटी भी कस्टमर के लिए क्या है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। तो सिर्फ प्रोसेस टाइम एक ऐसी एक्टिविटी है जो वैल्यू एडिंग है। बाकी वेटिंग टाइम, वेटिंग होगा या नहीं होगा, इंस्पेक्शन होगा या नहीं होगा, स्टोरेज होगा या नहीं होगा, मूव टाइम कितना भी है, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये सारी एक्टिविटी कैसी है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम मतलब ये सारी एक्टिविटीज का अगर मैं टोटल करता हूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट। इसके अंदर स्टोरेज का टाइम भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, 1 2 3 4 ही लिखा है, पर स्टोरेज का टाइम भी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने अभी तक ये देखा कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ किसको कहेंगे, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ किसको कहेंगे, एंड वैल्यू एडिंग प्लस नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ का अगर मैं टोटल करता हूँ तो उसको मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी किसको कहेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जितनी भी टोटल एक्टिविटी परफॉर्म हुई उसमें से वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कितने परसेंटेज है, यानी कि प्रोसेस टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। प्रोसेस टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम यानी कि वैल्यू एडिंग टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको मैं क्या कहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से कंपनी को एक और फायदा होगा, कंपनी शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटी डिवाइड बाय टोटल एक्टिविटी, तो वैल्यू एडिंग एक्टिविटी मैक्सिमम हो, कंपनी को यही ट्राई करना चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की ट्राई करनी होगी।
Calculation of MCE also helps company to take decision like whether to move to just-in-time system or not. If it increases manufacturing cycle efficiency, company should go for just-in-time implementation. कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना हो तो कंपनी ये कैलकुलेशन कर सकती है। कौन सा कैलकुलेशन? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का कैलकुलेशन कर सकती है। कोई भी डिसीजन लेना हो या नहीं लेना, मान लेते हैं कि कंपनी को जस्ट इन टाइम का इंप्लीमेंटेशन करना है, तो जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करने के बाद मेरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या होगी, अगर वो इंक्रीज होगी तो इसका मतलब मुझे जस्ट इन टाइम का इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो हमने अभी तक ये देखा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर ब्रॉडली 3 चीज़ आएगी। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, यानी कि मेरी एक्टिविटी को जो भी ड्राइव करेगा उसको एनालाइज करता हूं तो उसको मैं कहूँगा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस के अंदर 2 चीज़ देखी, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। अभी हम देखेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस के अंदर हमने क्या क्या देखा, वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ किसको कहेंगे, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ किसको कहेंगे, वैल्यू एडिंग प्लस नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ के टोटल को कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। वैल्यू एडिंग डिवाइड बाय टोटल टाइम को हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी एंड डिलीवरी साइकिल टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस एनालिसिस सिंपली हमें यह कहता है कि अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट अचीव करना है तो आपको अपना एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस अच्छे से मेजर करना होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस अगर अच्छे से मेजर किया तो आपकी एग्जिस्टिंग औकात क्या है वो आपको पता चलेगा एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से लेवल तक पहुंचना है। तो इन शॉर्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी होगी। कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस करना होगा, एक्टिविटी का एनालिसिस करना होगा एंड एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को अच्छे से मेजर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है, एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट की बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, यानी कि प्रैक्टिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के कॉन्सेप्ट में आप ये कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्या होता है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के अंदर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में डिस्कस किया है बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट। कॉस्ट रिडक्शन अगर आपको अचीव करना है तो उस केस में भी आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में कॉस्ट रिडक्शन क्या होगा वो डिटेल में डिस्कस किया है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बात किया है एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते समय भी आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है वो चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस किया है। इंप्लीमेंटिंग एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, फालतू एकदम स्टेप्स दिए हैं, आप एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा एंड मेरे ख्याल से 100% ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। इंप्लीमेंटिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन खत्म हुआ, हमने ये देखा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या क्या होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग एंड कुछ मिसेलेनियस पॉइंट रहेंगे, फटाफट एक बार देख लेते हैं। अदर मिसेलेनियस कॉन्सेप्ट, उसमें सबसे पहला पॉइंट एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का सिंपल मतलब यह होता है कि मुझे बजट बनाना है एक्टिविटी लेवल पे। अगर एक्टिविटी लेवल पे मैं बजट बनाता हूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। उसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे कितने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है। दूसरी चीज़ मैं क्या करूंगा, ये प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक्टिविटीज़ का बजट बनाऊंगा। एंड तीसरी चीज़, ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये सारी प्रोसेस में फॉलो करता हूँ तो क्या कहा जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। बजटरी कंट्रोल नाम के चैप्टर के अंदर जो भी बजट बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल बजट। एंड अगर एक्टिविटी के बेसिस पे अगर मैं बजट बनाता हूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग एंड फंक्शनल बजट के अंदर क्या डिफरेंस है, एकदम फालतू कॉन्सेप्ट। फंक्शनल बजट के अंदर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का बजट बनाया जाएगा एंड ये वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट डिसाइड होगी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्या वेरिएबल कॉस्ट है एंड प्रोडक्ट की क्या फिक्स कॉस्ट है। एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, एक्टिविटी की वेरिएबल कॉस्ट क्या है एंड एक्टिविटी की फिक्स कॉस्ट क्या है। जाहिर सी बात है कि अगर एक्टिविटी लेवल पे बजट बनाता हूं तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, वो भी यहाँ पे एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि एक्टिविटी लेवल पे बजट बनाओ, उसको कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में किस तरह से यूज कर सकते हैं। एकदम फालतू पॉइंट ये भी है। सबसे पहली चीज, ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आज के ज़माने में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करो। एंड आप प्रॉफिटेबिलिटी तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब आपको एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग पता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है वो पता है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। एंड प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट जानने के लिए आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है।
कोई भी आप फ्लैट मेथड यूज़ करो, जो ओवरहेड्स नाम के चैप्टर के अंदर यूज़ करते थे, मशीन आवर्स मेथड, लेबर आवर्स मेथड, इससे अच्छा अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की एक्यूरेट प्राइसिंग मिलेगी। एंड जब भी आपको प्रोडक्ट की एक्यूरेट प्राइसिंग मिलेगी आप प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या कहना चाहता है वो क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्टिविटी फ्लेक्सिबल बजटिंग। फालतू कॉन्सेप्ट, जब भी आपने एक्टिविटी लेवल पे बजट बनाया है उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी फ्लेक्सिबल बजटिंग। यानी कि अगर आप एक्टिविटी में चेंज कर सकते हैं तो कॉस्ट भी चेंज होगी, इस टाइप का बजट बनाया है। वापस से बोल रहा हूँ, एक्टिविटी में चेंज करेंगे तो आपका बजट भी चेंज होगा, यानी कि बजट के अंदर जितनी भी कॉस्ट है वो भी चेंज होगी, उसके अंदर रिसोर्सेज भी चेंज होंगे। इस टाइप का अगर बजट बनाया है तो उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल बजट। यानी कि रिजिड नहीं है, अगर एक्टिविटी या तो यूनिट्स या तो कोई भी चीज़ के अंदर चेंज किया तो पूरा बजट अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, एक्टिविटी फ्लेक्सिबल बजटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज काइजन कॉस्टिंग। काइजन का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कॉस्टिंग के अंदर अगर आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ट्राई की तो उसको कहेंगे काइजन कॉस्टिंग। एंड काइजन बजटिंग का मतलब बजटिंग के कॉन्सेप्ट में अंदर अगर आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ट्राई की तो उसको हम क्या कहेंगे, काइजन बजटिंग। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कॉस्ट पर डिलीवरी आपने बजट बनाया 1000 रुपये, पर डिलीवरी आपको 1000 रुपये का कॉस्ट होगा। एंड एज अ पार्ट ऑफ काइजन बजटिंग, वापस से बोल रहा हूँ, काइजन बजटिंग का मतलब बजटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ट्राई की तो उसको क्या कहेंगे, काइजन बजटिंग। एंड एज अ पार्ट ऑफ काइजन बजटिंग मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस पर डिलीवरी कॉस्ट बाय 0.4 रुपीज़। 0.4 रुपीज़ एकदम मामूली है, पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है। काइजन का मतलब होता है स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जिंदगी भर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। काइजन बजटिंग के मामले में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 0.4% डिलीवरी कॉस्ट कम होनी चाहिए, यानी कि 1000 का बजट बनाया था, काइजन बजटिंग इंप्लीमेंट किया था तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमारा कॉस्ट 1000 से लेकर 996 होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, काइजन बजटिंग। उससे बेनिफिट क्या होगा एंड उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है वो एक बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है वो देखा, एक्टिविटी फ्लेक्सिबल बजटिंग देखा, काइजन बजटिंग देखा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में किस तरह से यूज ले सकते हैं वो देखा। एंड अभी एक लास्ट टॉपिक रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप डिसीजन मेकिंग टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आप एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है वो आइडेंटिफाई करो। एक्टिविटी की कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट कितनी एक्टिविटी यूज करेगा, अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्टिविटी की कॉस्ट चार्ज होगी। एंड अल्टीमेटली हमें ये पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना खर्चा लगा। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप डिसीजन मेकिंग टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज कॉस्ट मेजरमेंट। जाहिर सी बात है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज कॉस्ट मेजरमेंट करने के लिए तो होगा ही, कि प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट क्या है वो हमें पता चलेगी। सेकंड पॉइंट डिसीजन मेकिंग तरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट एक्सपांशन डिसीजन। उसके अंदर लिखा है कि एज अगेंस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच बर्डन क्रिएटेड बाय न्यू प्रोडक्ट इज करेक्टली रिफ्लेक्टेड अंडर एबीसी। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट लॉन्च करने से हमें ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमें लॉन्च किया तो उसकी वजह से कंपनी के अंदर कितना बर्डन इंक्रीज हुआ, यानी कि कंपनी के अंदर कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज कितनी एक्टिविटी यूज होगी वो ट्रैक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर हम अप्लाई करते हैं, एक्सपांशन का डिसीजन लेते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट एक्सपांड करना है, तो पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट एक्सपांड करने की वजह से कंपनी के अंदर कितना एक्स्ट्रा बर्डन इंक्रीज हुआ, यानी कि कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई वो पता चलेगा। बॉटम लाइन ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करने से कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ वो पता चलेगा। तो एक्सपांशन डिसीजन क्या कहना चाहता है वो क्लियर है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस लाइक इन हाउस प्रोडक्शन वर्सेस आउटसोर्सिंग। क्या मुझे घर पे बनाना चाहिए या तो आउटसोर्सिंग करना चाहिए। अगर मैं एक्टिविटी ट्रैक करता हूं तो मैं ये देखूंगा कि मेरे घर पे जो भी एक्टिविटी होगी उसकी कॉस्ट क्या है, एंड अगर मैं आउटसोर्सिंग करता हूं तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो अकॉर्डिंगली मैंने अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो किया है तो मैं घर पे बनाना हूँ या आउटसोर्सिंग करना चाहिए, ये भी डिसीजन ले सकता हूँ। प्रोडक्ट जीवीटी इंप्रूवमेंट थ्रू ऑटोमेशन एक्सेट्रा, ये सारे डिसीजन भी ले सकता हूँ। तो फाइनली इस चैप्टर के कवरेज में एक बार फटाफट आते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोथ कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट एंड प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है वो हमने देखा, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी देखा, एंड कुछ मिसलेनियस पॉइंट देखे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या होता है वो देखा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप डिसीजन मेकिंग टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देखा। तो फाइनली यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 भी खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।